एक करोड़पति महिला अपनी सहेली के साथ रेस्टोरेंट में से जैसे ही खाना खाकर निकलती हैं और वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं, तभी वहाँ पर एक भिखारी आकर गाड़ी का गेट बजाता है और मैडम से कहता है कि मैडम, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिसे मैं भोजन लेकर अपनी भूख मिटा सकूँ। इस आवाज़ को सुनकर मैडम एकदम हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि ये आवाज़ उसकी जानी पहचानी से लग रही है। और मैडम अपनी सहेली को गाड़ी से उतार देती हैं और उस भिखारी को बैठा कर ले जाती हैं। दोस्तों, मैडम और भिखारी के बीच का क्या कनेक्शन है, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि आप मुझे किस शहर, किस गांव और किस देश से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, है नासिक में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम रितु है। रितु की नई नई शादी हुई थी और रितु के पति का नाम मंगेशर है। रितु की शादी को 4-5 ही दिन हुए थे। रितु को पता चलता है कि उसके पति शराब पीने के आदी हैं। जैसे जैसे समय बीतता है तो रितु मंगेशर को समझाती है कि हमें अपनी गृहस्थी बसानी, हमें अपनी गृहस्थी को लेकर चलना है। आप अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए, वो दोस्त आपका अच्छा बिल्कुल नहीं चाहते हैं और आप अभी नए नए अमीर बने हैं। तो मंगेशर को रितु की बात बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन रितु की कोई भी बात का उस पर कोई भी असर नहीं होता है और जैसे रितु उसको समझाती तो उसे गलत ही लगता है। रितु अपने पापा को कॉल करती है कि पापा, इनमें नशे करने की काफ़ी आदत है, तो ये इन पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। रितु के पापा रितु से कहते हैं कि अभी आपका नया नया रिश्ता जुड़ा है, नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, हो सकता है ये छोड़ भी दे। लेकिन रितु एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, शादी को 5-6 महीने हो चुके थे और मंगेशर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने लगता है और एक दिन रितु उसको समझा रही होती है। रितु कहती है कि जो ये तुम्हारे जो दोस्त हैं, ये तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं और तुम इनका साथ छोड़ दो तो अच्छा रहेगा, हमें अपनी गृहस्थी बसानी है। तो जैसे ही रितु मंगेशर को समझाती है तो मंगेशर को काफ़ी सारा गुस्सा आता है और मंगेशर रितु के ऊपर हाथ उठाता है और जैसे ही हाथ उठाता है वो उसको धक्का दे देता है। रितु धक्का लगते ही नीचे गिर जाती है और गिरते ही उसके सिर में चोट लग जाती है। चोट लगते ही उसके सिर से खून निकलने लगता है, लेकिन मंगेशर को कोई अच्छा और बुरा किसी चीज़ की कोई खैर खबर नहीं होती कि वो नशे में इतना हर वक्त ही धुत रहता था। रितु अपने पापा को कॉल करती है और अर्जेंट में बुलाती है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए, अब मैं इनके पास एक पल भी नहीं रह सकती। रितु अपने पापा के पास अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाकर मंगेशर का आने का इंतज़ार करती है कि वो मुझे लेने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन मंगेश नशे में इतना धुत होता था कि उसे अच्छा बुरा शाम सुबह का कोई पता नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, एक दिन मंगेशर का फ़ोन रितु के पास जाता है कि आप यदि मेरे घर में नौकरानी बनकर रह सकती हैं तो आ सकती हैं, जैसे मैं हुक्म चलाऊंगा, जैसे मैं रखूंगा, आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। लेकिन मंगेशर की बात सुनकर रितु काफ़ी परेशान हो जाती है और वो तलाक की जो अर्जी है कोर्ट में लगा देती है और तारीख पे तारीख जैसे ही आती है दोनों का तलाक हो जाता है। मंगेशर अपने घर रह जाता है, रितु अपने पापा के घर रह जाती है। लेकिन शादी टूटने की ज़्यादा टेंशन रितु को हो जाती है, उसका जो दिमाग है वो टेंशन में आ जाता है और वो काफ़ी परेशान रहने लग जाती है। रितु के पापा उसे उसकी बुआ के यहाँ भेज देते हैं, जहाँ वो अपनी बुआ के वहाँ रहकर रितु एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है ताकि उसका मन बटा रहे, उसका मन एक दूसरे से बातें करते करते लगा रहे और उसको ज़्यादा भी टेंशन ना हो। जैसे ही रितु कंपनी में काम कर रही थी और कंपनी में काम करते करते रितु की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम संगीता होता है। संगीता भी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी और रितु भी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी और जो संगीता है उसने भी फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया हुआ था और रितु ने भी फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया हुआ था। एक दिन रितु संगीता से कहती है कि हम इस जो प्राइवेट कंपनी है इसमें हम कब
तक जॉब करेंगे, क्यों ना हम अपना अलग से कोई काम खोल लें। जैसे आपको भी फैशन डिज़ाइन के कपड़े सिलने आते हैं और मुझे भी आते हैं, क्यों ना हम अपना सिलाई का जो बुटीक है उसे खोल लें और हम अपना अलग से रोज़गार बना लें। तो दोनों एक दूसरे की बात से एग्री हो जाती हैं, एक कमरा किराए पर ले लेती हैं और वहाँ अपने जो उनके कपड़े हैं, जो सिलाई के जो कपड़े हैं, बुटीक है, वो खोल लेती हैं और अपने कपड़ों का प्रमोशन करती है। जैसे जैसे उनके कपड़ों का जो प्रमोशन होने लगता है, आस-पास में वो काफ़ी पॉपुलर हो जाती हैं कि जो वो कपड़े सिलती हैं बहुत ही अच्छे उनके कपड़े होते हैं और उनका जो काम है, वो जो उनकी ब्रांच है, काफ़ी बड़ी उनकी कंपनी हो जाती है और काफ़ी बड़ा उनका कारोबार फैल जाता है। और जैसे-जैसे रितु की जो शादी के जो तलाक की जैसे-जैसे समय बीतता है, रितु की जो तलाक को 5 साल हो चुके थे और बीच में जो कई बार उसके रितु के पापा उसको कहते थे कि बेटी अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब तो तुम्हारी तलाक को भी 5 साल हो गए हैं। रितु अपने पापा से कहती कि पापा अभी तो मैं पिछली बातों को नहीं भूल पा रही हूँ, तो मुझे अब शादी नहीं करनी है, तो मुझे मैं अपने काम को लेकर काफ़ी खुश हूँ और मैं को कुछ मैंने इन 5 सालों मैंने कुछ पाया भी है। दोस्तों जैसे-जैसे समय बीतता है तो वो उनका जो काम है, जो वो अपना उनका फैशन डिज़ाइन का जो काम है काफ़ी फैल जाता है, लंबा चौड़ा फैल जाता है और वे काफ़ी पॉपुलर भी हो जाती हैं। एक दिन कंपनी की मीटिंग से उनको दादर जाना है और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर जैसे ही बाहर निकलती हैं, तो एक भिखारी गाड़ी के पास आता है, आकर गेट बजाता है और कहता है कि मैडम मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं उससे खाना खरीद कर खाना खा सकूं। मैडम उस आवाज़ को सुनकर एकदम हक्का-बक्का रह जाती हैं क्योंकि वो आवाज़ उसकी सुनी-सुनाई सी लग रही थी। वो संगीता को गाड़ी से नीचे उतार देती है और उस भिखारी को गाड़ी में बैठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ वो उसका ट्रीटमेंट करवाती है। जैसे ही पहले तो डॉक्टर उसको नशा उतारने का जो दवाई देते हैं, पहले उसका नशा उतारते हैं। जैसे ही मंगेशर का नशा उतरता है, तो वो सामने रितु को बैठे हुए देखता है, तो वो रितु को देखते ही वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। रितु मंगेशर को चुप करती है, हिम्मत देती है कि आप पहले चुप हो जाइए, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। रितु मंगेशर से पूछती है कि आपके पास तो काफ़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी आपका वो कारोबार बड़ा था, तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो गए हैं? ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और ये कब से आपके साथ में हो रहा है? क्योंकि उनके तलाक को 5 साल हो चुके थे। मंगेशर पहले तो चुप रहता है लेकिन जब रितु उसके ऊपर दबाव देती है तो मंगेशर उसको सारी हकीकत बताता है कि तुमसे तलाक लेने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीता था और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने सारा ही कुछ मतलब जो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी धोखे से अपने नाम कर ली और मैं इस कदर हो गया कि मुझे मतलब खाने पीने और रहने का भी जो मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी मांग-मांग कर एक दूसरे से मैं पैसे माँगता हूँ, कुछ शराब पी लेता हूँ या फिर मैं कभी खाना खा लेता हूँ और ऐसे ही मेरी ये ज़िंदगी गुज़र-बसर होती है। इन बातों को सुनकर रितु बड़े ही परेशान होती है और जब से रितु अपने कपड़े के जो रोज़गार है, जो उन्होंने कंपनी खोली, अपने फैशन डिज़ाइन का जो बुटीक खोला था, उससे वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। वो उसको सभी जानने लग गए थे, तो उसकी जान-पहचान भी काफ़ी बढ़ चुकी थी कि उसने 5 साल में काफ़ी कुछ पा लिया था। और वो रितु मंगेशर के दोस्तों पे उस प्रॉपर्टी का केस करती है और धीरे-धीरे समय होता है और वो उस प्रॉपर्टी वाले मंगेशर के जो केस है उसको वो जीत जाती है और सारी प्रॉपर्टी को मंगेशर को सौंप देती है और कहती है कि अब अपना ध्यान रखना और अब आगे ऐसे सोसाइटी में ऐसे दोस्तों के साथ ऐसी बुरी संगत में बिल्कुल नहीं बैठना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। वो उसको समझाती है और जैसे ही खड़ी होती है चलने के लिए तैयार होती है, मंगेशर रितु के पैर पकड़कर उसके पाँव पकड़कर उसके माफ़ी मांगता है और उसके पाँव में गिर जाता है कि मैंने जब से आपको खोया है, मैंने जब से आपसे तलाक लिया है, मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार हो गई है। मैं अब आपको नहीं जाने दूँगा, आप मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकती, आप मेरे साथ मेरे पास ही रहेंगी।
लेकिन रितु मंगेशकर को समझाती है, कहती है कि आपके साथ की प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी जब आपके पास आ गई है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती और आप अपना ध्यान रखें। लेकिन मंगेशकर कहता है कि चाहे जो जितनी भी जो ये प्रॉपर्टी आप अपने नाम कर लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको अपने से अलग नहीं कर सकता और मैंने आपसे तलाक लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उस वक़्त मेरे ऊपर जो दोस्तों का फ़तूर था वो काफ़ी हैवी हो चुका था, इसलिए मैं आपकी कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आप अब मेरे से अलग नहीं जा सकती। रितु मंगेशकर को कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ पाया है, मेरा कपड़े का कारोबार है, इसलिए आप अपनी जो ये प्रॉपर्टी है आप अपने पास ही रखिए। लेकिन यदि मैं आपके पास रहना चाहूँगी तो मेरी एक आपसे शर्त है कि आप तो एक मेरा कहना मानेंगे और आप आज के बाद आप नशा नहीं करेंगे और आप गलत संगत में नहीं बैठेंगे। तब रितु की इन बातों को सुनकर जो मंगेशकर के जो फेस पर थोड़ी सी स्माइल आती है, वो थोड़ा मुस्कुराता है और रितु के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं आज से आपकी कसम खाता हूँ, ना ही तो मैं गलत संगत में बैठूंगा और ना मैं आज के बाद कोई नशा करूँगा, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाइए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रितु और वो मंगेशकर दोबारा से शादी कर लेते हैं और वो एक साथ अपनी नई सिरे से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। जैसे ही मंगेशकर के माता पिता को पता चलता है कि जो मेरे बेटे का घर है दोबारा से बस गया है, मेरे बेटे ने नशा करना भी छोड़ दिया है और वो बहुत ही एक लायक इंसान बन गया, तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वो भी उसको पहले समझाते थे, लेकिन अपने मम्मी पापा की बात वो बिल्कुल नहीं मानता था, क्योंकि जो उसके ऊपर दोस्तों का फतूर था वो ही ज़्यादा चढ़कर बोल रहा था। उधर जब रितु के पापा को पता चलता है कि मेरी बेटी ने अपने पहले ही पति से दोबारा से शादी करके अपना घर बसा लिया है, तो वो भी खुशी से झूमे नहीं समाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि रितु तुमने जो किया बहुत ही अच्छा किया और बेटी हो तो ऐसी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं अपने जीवन में इनमें से कुछ सीखो और औरों को भी शेयर करो। और अब लेते हैं हम विदा और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और कमेंट भी करना। और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब लेते हैं हम आपसे अलविदा और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।